टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और हम में से बहुत सारे लोगों ने 12th फेल मूवी तो देख ली होगी। उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले जानेंगे वीडियो में, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या है टाइटल, पूछेंगे मौसम से। टाइटल है डीपली अंडरस्टैंडिंग 12th फेल वीडियो इज ऐसे। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले। इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल का लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो तो करेंगे। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वेलकम टू सोशल। 12th फेल के बारे में मैं कब से बात करना चाह रहा था। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तब मैं इस फिल्म को रिव्यू नहीं कर पाया, बिकॉज जब मैंने इसको देखा तो मैं इमोशनली इतना मूव हो गया था कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं इस फिल्म का रिव्यू बना भी पाऊंगा। मुझे जब कोई फिल्म बहुत पसंद आती है तो मैं अपनी सारी फीलिंग्स एक वीडियो ऐसे के थ्रू शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरा उस फिल्म को एक ट्रिब्यूट होता है। 12th फेल मेरे लिए वही फिल्म है। विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म को बहुत ऑनेस्टी से बनाया है। हर सीन में वो ऑनेस्टी आपको दिखाई देती है। माय नेम इज़ विशाल और इस वीडियो में आपको अपना एक डिटेल सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि मैं 12th फेल को एज अ फिल्म किस तरह से देखता हूँ। मैं इस वीडियो पे काफ़ी दिनों से वर्क कर रहा था, सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए एंड आई रियली होप कि कोई कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि मुझे विजुअल्स बहुत ज़रूरी हैं कुछ बातें समझाने के लिए। सो आई रियली होप दैट सम ऑफ यू कनेक्ट विद दिस वीडियो। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ। आईपीएस बन गया ना तो पहला लेटर जो साइन करूंगा तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात याद रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिल्म कितनी स्ट्रेट टू द पॉइंट है। आप जब 12th फेल को देखना शुरू करते हो तो फर्स्ट सीन से ही आपको समझ आता है कि आप एक कॉन्फिडेंट फिल्म मेकिंग देख रहे हो। पहला सीन ही फिल्म का चीटिंग की बात करता है, जहां मनोज को छत पे बैठे पढ़ाई करते हुए नहीं बल्कि एग्जाम में चीटिंग के लिए पर्चियां बनाते हुए देखते हैं। ये सीन आपको उसी वक्त बता देता है कि इस कैरेक्टर की सोच गलत है, क्योंकि चीटिंग करना गलत है। वहीं जैसे ही कैमरा नीचे पैन करता है तो हम देखते हैं कि मनोज के फादर के लिए एक नोटिस आया होता है, क्योंकि उन्होंने करप्शन का साथ नहीं दिया होता, यानी कि चीटिंग का साथ नहीं दिया होता। पूरी फिल्म में मनोज सही गलत को ही फाइट करता है। सो पहले शॉट से ही फिल्म अपनी फिलॉसफी एस्टैब्लिश कर देती है। ये ईमानदारी की लड़ाई, हम जैसे लोग कभी ना जीत पाएंगे, लेकिन हार भी तो नहीं मानेंगे ना। अब बात करते हैं फिल्म के अनप्रेडिक्टेबल नैरेटिव चॉइसेस की। आपने फिल्म देखते हुए रियलाइज़ किया होगा कि फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत सिंपल है समझने में, बट जो फिल्म में दिखाई गई सिचुएशंस हैं वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं। हम इतनी सारी अंडरडॉग स्टोरीज देख चुके हैं कि हमारा माइंड ऑलरेडी प्री कंसीव करने लग जाता है कि सिचुएशंस बिल्कुल इसी तरह की होंगी। बट 12th फेल में जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है वो बाकी फिल्म से काफ़ी अलग है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ सीन समझाता हूँ। आपको याद होगा जब मनोज और उसके भाई को जेल में बंद कर दिया जाता है तो ऐसे लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर फिल्म्स में लीडिंग कैरेक्टर की लाइफ में कोई ऐसी ही ट्रेजेडी दिखाई जाती है जिसके बाद वो बदल जाता है। कोई टिपिकल हिंदी फिल्म होती तो इसके भाई को यहाँ ही जेल में मार देती, क्योंकि ये चंबल है और पुलिस वाले यहाँ के ऐसे ही दिखाए जाते। पर 12th फेल इस तरह के रूटीन वे में नहीं दिखाई जाती है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं इसके अनप्रेडिक्टेबल नैरेटिव का, तो आप नोटिस करना इस फिल्म में जो लव स्टोरी दिखाई जाती है, सभी फिल्म्स में हम देखते हैं कि लव स्टोरीज वहाँ पे खत्म हो जाती है जहाँ कैरेक्टर को अपना ड्रीम अचीव करना होता है। वो प्यार और अपने सपने में से एक चीज को डिसाइड करता है और फिल्म में उस चीज को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सैक्रिफाइस की तरह दिखाया जाता है। चाहे आप टीवीएफ का कोई भी शो ले लो लाइक एस्पिरेंस या इवन अ फिल्म लाइक विप्लैश, दोनों ही जगह लीडिंग कैरेक्टर्स अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अपना ड्रीम परस्यू करना होता है। उन्हें लगता है कि प्यार उनकी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन है। जब मैंने 12th फेल देखी तो आई वाज सो इम्प्रेस कि मनोज ने कभी श्रद्धा को छोड़ा नहीं और श्रद्धा ने मनोज को कभी नहीं छोड़ा। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लव स्टोरी वाज कि ऐसे ही नहीं दिखाया जाता कि सिर्फ ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये साथ हैं। सोसाइटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी इनके बीच दिखाया जाता है। विनोद चोपड़ा ने भी इस प्रॉब्लम को यहाँ पे इस सीन में दिखाया था, जहाँ पे बोला जाता है कि लव बीइंग एन डिस्ट्रैक्शन। आपको ये सीन याद होगा जब मनोज का दोस्त उसे बोलता है कि अगर तू कुछ नहीं बना तो ये तुझे छोड़ के चली जाएगी, और इसी सीन से उनका लव और स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। कोई दूसरी फिल्म होती तो आपको अगले सीन में कोई ब्रेकअप दिखाया जाता या फिर ऐसे दिखाया जाता कि लड़की की शादी हो रही है बिकॉज लड़का गरीब है या फिर कहीं पहुंचा नहीं है लाइफ में, इसलिए। दैट इज वाई जो डायरेक्टर ने नैरेटिव की चॉइसेस की हैं वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं और फिल्म की ये स्ट्रेंथ भी है। कि बेटा कुछ बन जाओ वरना छोड़ के चली जाएगी वो। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। अब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करूँ तो वो है कि ये फिल्म सिंपथाइज नहीं करती है अपने प्रोटैगनिस्ट को। इस फिल्म की एक क्वालिटी ये भी है कि आपको ये फिल्म ना अपने प्रोटैगनिस्ट के लिए सिंपथाइज नहीं कराती है। ऑनेस्टली अगर आप मनोज के कैरेक्टर को थोड़ा ध्यान से समझो तो वो एक खुददार इंसान है। ना वो फ्री का खाना खा सकता है लाइक वी सी इन दिस सीन, ना वो बुरा फील कर सकता है कि उसे टॉयलेट साफ करना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई के लिए। मनोज के लिए बाकी कैरेक्टर सिंपथाइज करते हैं
पर मनोज खुद कभी अपने लिए बुरा फील नहीं करता। लिटरली जब श्रद्धा उसे देखती है कि वो आटा चक्की में कैसे काम कर रहा है तो उसे मनोज के लिए बुरा फील होता है। पर अगर आप मनोज को देखो तो उसके मुंह पे एक स्माइल होती है, उसकी आंखों में वो चमक होती है, वो पैशन दिखता है कि उसके लिए सिर्फ ये काम है। उसको पता भी नहीं चल रहा होता है कि वो एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा है। इससे पता चलता है कि उसे अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ मैटर नहीं करता है। अगर कोई और फिल्म होती तो हमें इन सीन्स के थ्रू सिंपैथाइज कराया जाता, स्लो मोशन शॉट्स दिखाए जाते स्ट्रगलिंग फेज के, सैड बैकग्राउंड म्यूजिक चलाया जाता। आपने इस तरह की ट्रीटमेंट सुपर 30 में देखी होगी। उधर आनंद के कैरेक्टर को एक सिचुएशन में पापड़ बेचते हुए दिखाया जाता है, वहाँ उस सीन को भी इमोशनली और भी ज़्यादा ड्रामेटाइज किया जाता है। एंड ऑनेस्टली वो मेरा सुपर 30 का फेवरेट सीन था। बट जब मैंने 12 फेल देखी तो मैंने रियलाइज किया कि कैसे एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव कितना मैटर करता है इन सीन्स में। विधु विनोद चोपड़ा भी इजीली मनोज के स्ट्रगल्स को एक इमोशनल एंगल से या एक सिंपैथेटिक एंगल से ऑडियंस को दिखा सकते थे। एंड ऑनेस्टली शायद हमें ये चीज और भी पसंद आती, क्योंकि एज ऑडियंस हम ऑलरेडी सिमिलर चीजें देखने के यूज्ड टू हैं बाकी फिल्म्स में। बट आई थिंक मनोज की तरह ही विधु विनोद चोपड़ा भी एक खुददार इंसान है। मुझे तो एटलीस्ट वो ऐसे ही लगते हैं। इसीलिए उन्होंने इसी तरह से मनोज को फिल्म में दिखाया है, क्योंकि रियलिटी में भी अगर आप अपने आप से रिलेट करो तो हम सबकी लाइफ में एक स्ट्रगलिंग फेज आता ही है, और कितने सारे हम लोग अभी स्ट्रगलिंग फेज में होंगे भी। तो क्या हम उस स्ट्रगल फेज को रोमांटिसाइज करने लग जाएं? नहीं, राइट? एक स्ट्रॉन्ग इंसान, या फिर जेनजी की टर्म में अगर मैं कहूँ तो एक अल्फा पर्सनालिटी, वो इंसान अपने स्ट्रगल्स को कभी भी सिंपैथाइज नहीं कराता लोगों को बोल बोल के कि देखो मैंने कितना स्ट्रगल किया है। उस इंसान के स्ट्रगल्स उसका एक फेज है, उसे पता है कि वो उनसे आगे निकलेगा ही। 12 फेल में भी इसी तरह से मनोज की जर्नी को दिखाया जाता है, बिना किसी सिंपैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज फिल्म का काम है आपको इंस्पायर करना, ना कि आपको बुरा फील कराना। पापा कहते थे कि बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से डरो। सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा। अब मैं बात करना चाहूँगा कैमरा मूवमेंट्स की। इस फिल्म का जो कैमरा वर्क है वो अपने आप में एक कैरेक्टर का रोल प्ले करता है। जो सामने फिल्म चल रही है वो उससे भी ज़्यादा कुछ दिखाने की कोशिश करता है। अब सभी सीन्स में कैमरा की मूवमेंट्स को नोटिस करना, आपको कुछ नया समझ आएगा। मेरा फेवरेट मोमेंट था इस सीन में जहाँ मनोज IPS इंटरव्यू के लिए हॉल में एंटर करता है और वो बहुत नर्वस होता है। इस सीन में आपको कैमरा एंगल नोटिस करना चाहिए। कहीं पे भी मनोज के ऊपर कैमरा नहीं लगाया जाता है। आप देखते हो कि एक हॉल है और इस हॉल में बाकी एस्पिरेंट्स भी बैठे हैं। मनोज पे अभी तक कैमरा फोकस नहीं करता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज नॉट द हीरो ऑफ द फिल्म। सभी के सभी एस्पिरेंट्स जो आपको इस फ्रेम में दिख रहे हैं वो सभी डिजर्व करते हैं उस जगह पे होना। इसीलिए इस सीन में टॉप एंगल शॉट दिखाया जाता है। इसके बाद मनोज बैठता है, फिर कैमरा उसके ऊपर आता है। हम देखते हैं कि वो टेंशन में है, वो नर्वस है। यहाँ पे भी आपको कैमरा वर्क नोटिस करना चाहिए। सिर्फ मनोज के टेंशन भरे फेस को ही नहीं बल्कि दूसरे कैंडिडेट्स के फेस को भी दिखाया जाता है। वो भी टेंशन में है। कभी फोकस उन पे जाता है तो कभी मनोज पे। अगर ये मनोज के लिए इतना बड़ा दिन है तो सिमिलरली बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट दिन है। बहुत ही ब्रिलियंटली बिना किसी डायलॉग के सिर्फ कैमरा मूवमेंट्स के थ्रू आपको ये सब समझाया जाता है। आप चाहे ये IPS इंटरव्यू ले लो या फिर अपनी लाइफ का कोई पर्सनल इंटरव्यू जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये सीन वो सारी टेंशन आपको कैमरा मूवमेंट्स के थ्रू दिखा देता है। इसीलिए जो इस फिल्म का कैमरा वर्क है वो बहुत अमेजिंग है। दिस इज डेफिनेटली सिनेमा एट इट्स बेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। बात करते हैं फिल्म के फाइनल एक्ट की। अभी तक पूरी वीडियो में मैंने आपको फिल्म की फिलॉसफी, फिल्म का अनएक्सपेक्टेड नैरेटिव, लव स्टोरी, अनसिंपैथेटिक प्रोटैगनिस्ट, कैमरा मूवमेंट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल एक्ट ऑफ दिस फिल्म, यानी कि फिल्म का आखिरी हिस्सा जहाँ पे हर चीज़ आपके सामने रिवील होती है। आप मनोज को इस इंटरव्यू में एंटर करते देखते हो। वो बहुत अनईजी है, वो नर्वस है, उसे सूट बूट पहनने की आदत नहीं है, उसके जूते चलते हुए आवाज़ कर रहे हैं। उसे फील ही नहीं हो रहा कि वो वही मनोज है कि नहीं। सब कुछ सुन हो गया है उसके आसपास। फिर उसे अपना नाम सुनाई देता है। उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और अंदर जाते हुए ही एक आदमी उसे बोलता है झूठ बोलने के लिए। वो उसे कहता है कि अपने 12 फेल होने के बारे में अंदर मत बताना, और वो उसे ये भी बताता है कि जो अंदर आदमी बैठा है वो हिंदी मीडियम वालों को पसंद नहीं करता। जस्ट इमेजिन कि कोई इंसान ऑलरेडी नर्वस है और आप उसको ये सब बातें बोल दो तो वो तो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाएगा। मनोज के साथ भी वही होता है। जैसे ही मनोज रूम में एंटर करता है आप उसकी आवाज़ में वो नर्वसनेस सुन सकते हो। ध्यान से सुनना। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरे ओपिनियन में बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग की है विक्रांत ने। इस मोमेंट से पता चल जाता है कि इतने छोटे मॉड्यूलेशन के लिए भी उन्होंने कितना ध्यान दिया है। मनोज इसके बाद इंटरव्यू में बैठता है।
उसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता है और ऐसे लगता है कि अब उसके लिए सब खत्म हो गया है। उसके चेहरे पे एक हार सी होती है, पर उसी वक्त वो लेटर देखता है जो उसे श्रद्धा ने आने से पहले दिया था। उस लेटर में लिखा होता है, मनोज, चाहे तुम IPS बनो या चक्की में काम करो, मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। विल यू मैरी मी मनोज? काफ़ी इमोशनल सीन था ये, बोलते हुए मुझे गूज़बम्स आ गए। ओह, जस्ट लुक एट द वे इस लेटर की ट्रांजिशन को मनोज के ऊपर ब्लेंड किया जाता है, जस्ट ब्यूटीफुल। इसको पढ़ने के बाद वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, वो सुकून से बैठता है, वो लिटरली अपने वहाँ पे जूते उतार देता है और तभी उसे अंदर वापस बुलाया जाता है। आई जस्ट वांट टू से कि मनोज इसी मोमेंट में सब कुछ जीत गया था। वो श्रद्धा से इतना प्यार करता था कि उसके लिए वो दुनिया उथल पुथल कर देगा। आपको याद है ना वो सीन? अब वापस इंटरव्यू में अंदर जाके चाहे उसका सिलेक्शन ना भी हो, उसके बाद भी वो अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करेगा। IPS बनना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। ये लाइन बहुत ही ब्रिलियंट थी। मनोज उस इंटरव्यू में प्रूव कर देता है कि इवन इफ दे डोंट सेलेक्ट हिम, वो फिर भी आगे बढ़ता रहेगा। इतने सारे इमोशंस को अपने सामने देखते हुए एज ऑडियंस आप मनोज के साथ हो जाते हो। उसकी सोच उस वक्त आपकी सोच बन जाती है, उसकी लड़ाई आपकी लड़ाई बन जाती है, उसके कॉन्फिडेंस में आप बिलीव करते हो। दैट इज़ वाई आई फील कि फिल्म का जो फाइनल एक्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोनों तरफ से मनोज जीत चुका था। ऐसी राइटिंग फिल्म्स में रेयरली ही देखने को मिलती है। हैट्स ऑफ टू द राइटर्स जिन्होंने इस तरह से इस फाइनल एक्ट को लिखा था। इजीली वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन इन हिंदी सिनेमा। If I cannot be the sun that shines upon the earth, I can still be a lamp and light up my street. ऑलराइट देन, वीडियो ख़त्म करते हैं। ऑनेस्टली बहुत सारी चीज़ें मैं और बताना चाहता था, बट आई डोंट वांट टू मेक अ लॉन्गर वीडियो देन दिस। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना कि आपको 12th फेल कैसी लगी, आपको फिल्म में क्या डिटेल्स पसंद आई। इसके अलावा इफ़ यू कनेक्ट विद माई ओपिनियन, यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram, Twitter एंड Letterboxd @Vishal_in_cinema, जहाँ पे मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। Alright then, I see you in the next video. काफ़ी पर्सनल थी मेरे लिए वीडियो, so thank you for watching again. भाई कोई भी मूवी होती है ना, तो मेरे मुताबिक जो है ना वो पहले आधे घंटे में जो है ना आपको बता देती है कि भाई आपको ये मूवी पूरी देखनी चाहिए, कि बस आप जो है अपना टाइम ही जो है ना वेस्ट कर रहे हैं। खासतौर पर OTT प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो जब वहाँ पर आती हैं, तो भाई अगर मैं 12th फेल मूवी की बात करूँ ना, ये जैसे स्टार्टिंग होती है और जो एक वॉइस ओवर चल रहा होता है बैकग्राउंड पे, ठीक है ना, उस वॉइस ओवर में ही आपको जो है ना वर्ड्स का जो चुनाव है वो इतना अच्छा देखने को मिलता है ना कि आप कहते हैं नहीं, ये मूवी जो है ना बंदा देखे, आगे तक देखे। और सही स्टोरी जब वो स्कूल में होते हैं और जो है DSP साहब आते हैं और वहाँ से एक जो मोटिवेशन मिलती है, तो सही मूवी है ना, वहाँ से जो एक पूरी स्ट्रगल चलती लाइफ की देखने का मज़ा आता है। मुझे 12th फेल की सबसे अच्छी बात ये लगी है कि ना मूवी बहुत रियलिटी बेस बनाई गई है। लाइक जो हमारी लाइफ में एक्चुअली इवेंट्स होते हैं, सिचुएशंस बनती हैं ना, मूवी उस तरह की बनी। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कुछ थोड़ा सा ड्रामेटिक कर बता दिया। इनफैक्ट मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि वाकई में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पर मैंने भी थोड़ा ऑपोजिट सोचा था। लाइक जो पहले वाला था जहाँ पर उनके भाई को जो है वो जेल में बंद कर दिया था, तो साथ में बोला जाता है ठीक है जा, वो उनका भाई भी यही बोलता है क्योंकि वो भी बड़े ना ऐसे जज्बाती टाइप बनाए हुए उनके हाँ भाई, और वो भी ये कहते हैं कि ठीक है तू नल्ली या नाली पता नहीं कुछ इस तरह से वो लेकर आ। तो लेकिन जैसे ही मतलब वो रास्ता चेंज होता है ना, पता नहीं उस टाइम पर मुझे थोड़ा सा आइडिया होता है कि मुझे लग रहा है कि ये ना उनके पास जा रहे हैं, DSP के पास जा रहे हैं। तो वो पॉइंट बहुत अच्छा था कि एक सोच बताई गई कि कोई एक अच्छा इंसान, एक ईमानदार इंसान, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक इंसान को तो वो चेंज कर ही देता है। तो ये जो मैसेज, ये जो सोचने का नज़रिया इसमें बताया गया ना, ये बहुत अच्छी थी। और दूसरा अगर मैं मनोज की स्ट्रगल की बात बताऊं, सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि ये ना बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल जो है वो एक दिखाया गया है। मतलब हर किसी की लाइफ की एक स्ट्रगल ज़रूर रहती है, बट हम ना अपने आप को खुद ही बहुत सिंपैथाइज करते हैं अपनी लाइफ में कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बट मनोज की जो जर्नी जिस तरीके से दिखाई गई है ना, उसमें ये दिखाया गया वाकई में कि उसको इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता कि वो क्या काम कर रहा है, लेकिन वो खुददार है और उसको किसी पर बोझ नहीं बनना और उसको अपने लक्ष्य को पाना है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। यार मैं अगर इस मूवी की बात करूँ ना, तो हर इंसान की जो है ना, यानी कि नो डाउट मूवी की अगर फोकस की बात करें तो वो आपको मनोज पे ही जो है एक फोकस नज़र आता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना
आसपास के जो लोग हैं उनकी भी जो है एक स्ट्रगल जो है आपको देखने को मिलती है। जैसे मनोज के फादर की अगर बात की जाए, ठीक है ना, वो अपना एक केस जो है वो लड़ रहे होते हैं कि भाई वो भी ईमानदार हैं, ठीक है। उनकी दादी की बात की जाए, वो अपनी पेंशन नहीं देती, लेकिन वो अपनी पेंशन संभाल कर रखती हैं वो जब वो जाते हैं। और वो जो एक इमोशनल सीन होता है यार, वो वाला भी, और जब उनके पैसे चोरी हो जाते हैं वो वाला भी मुझे बड़ा। फिर उसके बाद जो बीच में एक माँ वाला सीन दिखाया था, जब माँ के पास बैठे होते हैं, वो अपना सब कुछ हार कर जो है ना जब अपने घर वापस आते हैं, तो माँ जो है जिस तरह माँ के आगे बैठे होते हैं, माँ कहती है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सारा कुछ मैनेज हो रहा है। तो वो जो एक सीन था ना, कितना झूठ बोलोगी, तो वो एक जो सीन था ना वो लिटरली बहुत इमोशनल था। और मैं कहूँगा कि हर बंदे ने इस मूवी में ना अपनी जगह जो अपना रोल प्ले किया वो बहुत अच्छे तरीके से हर प्ले किया। एक्टर ने मुझे लगता है कि वाकई में इसमें बहुत ज़्यादा एक जस्टिफाई किया अपने कैरेक्टर को। स्पेशली अगर मैं गौरी बाई की भी बात करूँ तो मतलब उनकी सपोर्ट भी, और फिर उसके बाद प्रीतम पांडे की भी बात करूँ, ठीक है बीच में आके वो थोड़े से हो गए, मतलब उन्होंने कुछ गलत काम किया, बट उसके साथ साथ ये भी मैसेज दिया गया कि अगर कोई एक इंसान से गलती हो जाती तो आप किस तरह से उसको माफ़ कर सकते हो। तो इन शॉर्ट में कहूँ तो 12th फेल में आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की ना एक समझ आती है, आपको एक रियलिटी चेक मिलते हैं कि आपको लाइफ कैसे गुजारनी है, आपको स्ट्रगल कैसे करनी है, आपको कैसे, जैसे वो कहा जाता है ना कि लाइक आप मेहनत करो, ठीक है ना, फल जो है वो कर्म की चिंता ना करो, नहीं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये है एग्जैक्टली। सो ये चीज लिटरली इस मूवी में आपको मैसेज मिलता है, क्योंकि हम लोग ना प्रोसेस को हमेशा स्किप करके, तो हम लोगों को रिवॉर्ड चाहिए होता है। सो वो दिखाया गया है, आपके जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का होना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक दूसरे के लिए रुकावट बने, आप किस तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, ये दिखाया गया है। फ्रेंड्स किस तरीके से आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं। पेरेंट्स के लिए आप जिस तरह से सोचते हैं, पेरेंट्स आपके लिए जिस तरह से सोचते हैं। वैसे जो फादर वाला था ना सीन, वो भी बहुत ज्यादा मेरे लिए इमोशनल था, मतलब वहां पे तो लिटरली मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, क्योंकि जो मतलब एक्टिंग वहाँ पर की गई ना वो बहुत कमाल है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आपको इतना स्टबन होना आना चाहिए लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, वरना अगर आप इमोशनल होंगे तो आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। और लास्ट वाला सीन मैं खुद बोलूंगी कि जहाँ पर उनको पेपर में मतलब वो मिलता है ना, लाइक के तुम बनो, मतलब किसी पोजीशन में आओ या ना आओ, लेकिन ये है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वो चीज़ वाकई में जितना से उनको रिलैक्स कर गई थी ना, कि एक प्रेशर जो है वो खत्म हो गया कि ठीक है अब कुछ भी हो जाए, मतलब हम लोग मतलब एक साथ आपको जो है वो मिल जाता है। वही देखे ना, फिर वही बात आ गई कि आपका जीवन साथी जो है ना वो आपका हर सिचुएशन में साथ देने वाला हो ना, तो आपके बहुत सारे मसले जो है ना वो वैसे जो है वो हल हो जाते हैं, और वो चीज़ वहाँ पे आपको जो है नजर आती है। उसके बाद मैं एंड वाले सीन की बात करूँगा, जहाँ पे उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि भाई उन्हें IPS के लिए जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, और लेकिन जब उनका वो सिलेक्शन हो जाता है तो वो एक कहते हैं जो टूट के गिरना, ओह माय गॉड, ठीक है ना, वो वाकई बहुत ज़्यादा कमाल का था। और उसके बाद भी जो वो एक इंस्टीट्यूशन वाले आते हैं, कोचिंग वाले, वो चीज़ भी जो है ना मैं कहूँगा कि भाई ऐसी थी कि आपको जो है ना रियलिटी के बहुत ज़्यादा क्लोज चीज़ें इस तरह की देखने को मिलती हैं। और मैं कहूँगी विक्रांत मैसी ने मतलब अनडाउटेडली बहुत अच्छी इसमें एक्टिंग की है। इसमें उनका खुद का तो बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन है ये एक्टिंग करने में, बट मैं डायरेक्टर को भी यहाँ पर बोलूँगी कि उनकी बहुत अच्छी डायरेक्शन थी, क्योंकि एक डायरेक्टर मूवी को जिस तरीके से वो लोगों के सामने लेकर आना चाहता है, वो चीज़ एक्चुअली लोगों को कितना उससे कनेक्ट कर पाते हैं, पसंद कर पाते हैं, वो चीज़ बड़ी मैटर करती है कि कहाँ पर एक्टर की टोन इस तरह की होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज इस तरह की होनी चाहिए, स्माइल इस तरह की होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और मैं कहूँगी कि वाकई में विक्रांत मैसी ने बहुत कमाल की एक्टिंग इसमें की है, बाकी पूरी टीम ने भी बहुत अच्छी इसमें की है एक्टिंग, और श्रद्धा भी बहुत अच्छी लग रही हैं, जैसे उनका एक रोल उनको दिया गया वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी आप जरूर बताइएगा 12th फेल के बारे में कि सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था आपके लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा गुड बाय।